नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल एएनएम कॉर्नर में। आज हम आपसे बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल के लेकर। ये यूपी स्पेशल का तीसरा वीडियो होगा जहां पर बहुत ही डिटेल में ए टू जेड हम कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल के बारे में। ये जो वीडियो होगा इसे आप बहुत ही रिलैक्स होकर एक बार देखिएगा और देखने के बाद आप खुद फील करेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में ए टू जेड कवरेज इस वीडियो में है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपसे बात कर लें उत्तर प्रदेश के कुछ बेसिक के बारे में। जब हम सामान्य वाली बात आपको उत्तर प्रदेश की थी तो वहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। वहाँ कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें थी? पहली चीज़ हमने बताई थी कि उत्तर प्रदेश को टोटल कितने ज़िलों में डिवाइड किया गया है, वो हैं 75 ज़िले। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज 75। सेकेंड चीज़, जो दूसरी चीज़ हमने बताई थी, इन्हें 18 मंडल में डिवाइड किया है, सब डिवीजन में 18, और 18वां जो राष्ट्र बना है अलीगढ़ बना हुआ है। इसके 4 आर्थिक संभाग हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो 59,073 है। 59,000 यानी 73 यानी आप देखेंगे 59073 है। और नगर पंचायतों की संख्या 423 है उत्तर प्रदेश में। नगर निगम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम 16 है, जिसमें कुछ प्रमुख नगर निगम लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण नगर निगम हैं। तो इतनी बातें हमने आपसे अब तक की थी। राजधानी आपको पता है कि इसकी राजधानी लखनऊ है और इसकी 3 राजधानियाँ पूरे इतिहास में रह चुकी हैं। एक थी आगरा में सबसे पहले 1858 तक, और 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही, और 1921 से लेकर इसकी राजधानी लखनऊ में है, जो आज तक बनी हुई है। तो इतनी बातें हम आपसे पहले बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपसे जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो क्या है, यानी हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो पॉलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है। जो पॉलिटी सेक्शन में उत्तर प्रदेश के बारे में जो पॉलिटी आपको जाननी होगी वो हम आज कवर करेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें बचेंगी उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो हम ये भी अपना सकते हैं कि केवल फैक्चुअल बताकर आगे निकल जाए, नहीं तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको भी डिस्कस करते हुए, हालांकि वो पॉलिटी का पार्ट होगा जिसे आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, उसे भी यहीं पर आपको डिस्कस कर दें, जिससे आपका रिविजन भी होता चला जाएगा। तो हम इस सेकंड मॉडल को जो पॉलिटी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ये उचित समझते हैं और हम उसी को टारगेट लेकर आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में जो कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी आपसे बात कर लें। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में महत्वपूर्ण अंग जिनकी हम बात करेंगे, तो देखिए जो प्रशासन होता है, खास करके राज्य प्रशासन, उस प्रशासन में अगर हम बात करें तो जो अंग होते हैं पहले उससे देख लें। ये 3 प्रमुख अंग हैं। पहला होता है कार्यपालिका। पहला अंग जो है वो कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका में आपके शामिल होते हैं राज्यपाल, गवर्नर, और दूसरा इसमें शामिल होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री शामिल हैं। तीसरा इसमें शामिल होता है सचिवालय, और चौथा इसमें शामिल होता है महाधिवक्ता। ये 4 चीज़ें कार्यपालिका में शामिल होती हैं। तो आज हम कार्यपालिका वाला ही टॉपिक आपसे कवर कराएंगे। दूसरी चीज़, जो दूसरा भाग है कार्यपालिका के अलावा, वो दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है विधानमंडल। दूसरा पार्ट होता है विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? फिर रिवीजन होता है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद अगर राज्य में है। तो ये 3 चीज़ विधानमंडल के पार्ट होते हैं। विधानमंडल का कार्य क्या है? कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका का कार्य है कि जो कानून, जो लॉ विधानमंडल ने बनाए हैं उन्हें लागू करवाना। और विधानमंडल का काम क्या है कि जो कानून आवश्यक हो, जो जनता की व्यक्ति के लिए, जो जनता के लिए आवश्यक हो, ऐसे कानून को बनाकर राज्य में पारित करवाना। ये काम है विधानमंडल का। कार्यपालिका आपने देखा। 2 चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है जुडिशरी या न्यायपालिका। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी राज्य के प्रशासन के।
ये ओवरऑल आप कोई भी आप देख रहे होंगे तो सबके लिए ये 3 चीज़ आपकी पॉलिटी का पार्ट है। ये 3 चीज़ होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें 3 चीज़ होती हैं। पहला हमने आपको बताया कि होती है कार्यपालिका, दूसरा हमने आपको बताया वो होता है विधानमंडल, और तीसरा हमने आपको बताया वो पार्ट है न्यायपालिका। इन तीनों में जब हमने बात की तो हमने आपको बताया कि जो कार्यपालिका है इसके कुछ पार्ट होते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? पहला तो प्रश्न आपकी पॉलिटी का यही बनता है। इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल। दूसरा कौन शामिल होता है? होते हैं मंत्रिपरिषद। तीसरा कौन शामिल होता है? होते हैं सचिवालय। और चौथा कौन शामिल होता है? वह है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, या ऐसे कहें कौन, जो महाधिवक्ता है राज्य का, जो सबसे बड़ा वकील होता है वो शामिल होता है, या सरकारी वकील जो सरकार का वकील होता है वो। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है एक बार फिर बताएंगे। 3 पार्ट विधानमंडल में होते हैं। कौन कौन सा? ये कि यही राज्यपाल खुद होता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों का भाग है? तो होता है राज्यपाल। एकदम कंफ्यूज जरा सा भी मत होइएगा, कहीं भी गलती से मुख्यमंत्री मत मारिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का भाग है, वो विधानमंडल का भाग नहीं है। जब वो विधानमंडल में कार्य करता है तो एज ये विधायक कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ही कार्यपालिका का प्रमुख के रूप में है, और वो जो चुना गया है वो विधायक के रूप में चुना गया है। और जो राज्यपाल होते हैं, आप देखेंगे जो वास्तविक प्रमुख है वो कार्यपालिका का वो सीएम होता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रमुख है, जो सत्ता जो प्रमुख बनाया गया संविधान में, वो राज्यपाल को बनाया गया है। तीसरी चीज़ विधानमंडल में और क्या होती है? वो होती है विधानसभा, और दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ होती है विधान परिषद। ये 3 चीज़। और न्यायपालिका में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये तो यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद उसके नीचे भी आप देखेंगे जिला कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं। ये सब चीज़ें अभी अवेलेबल वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। यानी उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये 2 पार्ट वहाँ पे बने होते हैं। तो इतनी बात अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो आइए अब हम पूछते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक उठाएंगे वो है कार्यपालिका का टॉपिक। कार्यपालिका में जितने भी संवैधानिक प्रोविज़न होंगे उसकी हम आपसे बात करेंगे। उसके सिवा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमें बात करनी है कार्यपालिका की। कार्यपालिका के बारे में मैंने बताया आपसे कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में ये महत्वपूर्ण चीज़ हमने बताया कौन कौन से पद की चर्चा करनी है हमको। राज्यपाल की, राज्यपाल के बाद किस पद की चर्चा करनी है? मंत्रिपरिषद की। मंत्री परिषद के बाद किस पद की चर्चा करनी है? सचिवालय की। सचिवालय क्या है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद महाधिवक्ता की। जितनी हमें चर्चा करनी है, तो सबसे पहले जिनकी चर्चा करनी है उसे हम बात करेंगे राज्यपाल से लेकर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले जो उत्तर प्रदेश है उसका बेसिक चीज़ और आप बता दें। बेसिक ये है उत्तर प्रदेश का एक और, कि उत्तर प्रदेश को जो कुछ डिवीजन में बांटने की चर्चा चल रही है, उसमें पहला डिवीजन आपका है जो पूर्व वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं पूर्वांचल। एक पूर्वांचल में बांटने की बात चल रही है। दूसरा जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी एक क्षेत्रीय विभाजन की बात चल रही है। तीसरा एक है मध्यांचल, मध्य वाला हिस्सा जहाँ पर लखनऊ कानपुर है, इसे अवध के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा हिस्सा है ये है आपका वेस्टर्न यूपी या पश्चिमांचल बोलते हैं। इन 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटने की बात चल रही है। कितनी बातें आपको ध्यान रखनी थी यहाँ से। अब आगे चलते हैं हम आपके उसी टॉपिक पे कि राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल आपको समझना है तो राज्यपाल को समझते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि पहला, राज्यपाल है क्या। पहली विशेषता तो ये है, पहली बात जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी जो संविधान के अनुसार हेड ऑफ स्टेट है वो कौन सा है? गवर्नर है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखिए, राज्यपाल के लिए और क्या आपको जानना है।
ये जहाँ संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका की सारी शक्ति होती है, किसकी? कार्यपालिका की, वह राज्यपाल में निहित होती है। यानी जो राज्य में जो कार्य किए जाएंगे, सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, और यही चीज़ अगर देश में हो रहा है तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता। अब देखिए, वही जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। दूसरी चीज़ आपको हमने बताया, कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होती है वो राज्यपाल में होती है। और तीसरी चीज़ आप देखेंगे, जो संवैधानिक राज्य का जो संवैधानिक और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो प्रमुख है, ये भी राज्यपाल है। यानी आप एक चीज़ देखें, जब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना के और अन्य कई प्रावधान हैं, और जो वित्त विधेयक है इसके लिए, तो इन समय ये कार्यकारी, ये वास्तविक प्रमुख के रूप में भी होता है। यानी हमने बताया तो एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन ये कभी कभी कुछ ऐसे भी एक्ट हैं जहाँ पर ये वास्तविक प्रमुख की भूमिका में भी आता है। वो कौन से हैं? जब वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। इतनी बातें स्पष्ट। तो यहाँ से आगे चले, और यहाँ से आगे हम बात करेंगे तो जो राज्यपाल होता है, ये जो राज्य होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट होता है ये। और देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं, कौन सी? स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनका कुलाधिपति होता है ये। कुलाधिपति राज्यपाल होता है। यानी राज्यपाल की जो बेसिक बातें थी, वहाँ से क्या क्या आपसे जाना पूछा जा सकता है? पहला, कार्यकारी प्रमुख है। दूसरा, संवैधानिक प्रमुख है। और जो वास्तविक प्रमुख हमने बताया कहाँ पर? वास्तविक प्रमुख हमने बताया कि जब विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। तीसरा, राज्य का प्रमुख नागरिक है, प्रथम नागरिक है। और चौथा हमने बताया जो यूनिवर्सिटी होती है राज्य की, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ का कुलपति होता है। अब देखिए, इनकी नियुक्ति के बारे में जान लें कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। इनकी नियुक्ति की थोड़ी सी चर्चा कर लें हम। आपको इमेज दिख रहा होगा, ये है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ये भी हैं, ये भी हैं, ये कभी कभी रहे हैं, भूत भविष्य में आप देखेंगे तो ये रह चुके हैं। लेकिन जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति जो वर्तमान में अभी रिसेंटली राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके पहले राज्यपाल कौन थे? इसके पहले राज्यपाल थे राम नाईक। और ये इमेज क्यों पड़ा हुआ सरोजिनी नायडू का? ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, प्रथम राज्यपाल है। हमें नियुक्ति की बात करते हैं, लेकिन हमने इसलिए इस चर्चा यहाँ की कि थोड़ी सी चीज़ें हम दोहराएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहें। देखिए, अब यहाँ पर हमें बात करनी है क्या? हमें बात करनी है कि नियुक्ति जो भी राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। लेकिन 5 साल के साथ एक कंडीशन ये होती है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है बिना किसी कारण बताए। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है। दूसरी चीज, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यानी अब तक हमने क्या बताया राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का जो पद है वह 5 वर्षों के लिए होता है और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पद धारण करते हैं। ओके, अब राज्यपाल भी किसी की नियुक्ति करता है? जी हाँ, जो राज्यपाल होता है, जो आनंदीबेन पटेल हैं, वो नियुक्ति किसकी करते हैं? ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। ऐसे जो पद हैं, जो राज्य विशेष पद हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुखिया होगा उनकी जो जितने भी पद ऐसे राज्य के अधीन होते हैं, वो उन पदों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में इतनी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक थी जिन्हें आपने समझा, आसानी से रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ से हम एक बात फिर बताएंगे, जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ये थी, इसके पहले आप देखेंगे गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और इनसे पहले जो राज्यपाल थे ये थे राम नाईक। इन्होंने ही एक किताब लिखी है चरवैते चरवैते। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो हुई हैं सरोजिनी नायडू। इनके नाम एक और गौरव है कि ये पूरे भारत में प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू।
लेकिन आनंदीबेन पटेल को जैसे ही उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, इनके ऊपर भी एक गौरव लगा कि ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। इसके पहले किसी अन्य महिला को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल नहीं बनाया गया है। बातें स्पष्ट। यहाँ से आगे चलें। जब तक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल नहीं बनाया गया था, तब तक एकमात्र राज्यपाल महिला राज्यपाल होने का गौरव सरोजिनी नायडू को हुआ था। सरोजिनी नायडू के बारे में हमने आपको बताया था, थोड़ी सी इतिहास यहाँ बता देते हैं कि 1925 के अधिवेशन में 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी मिला है। अब यहाँ तक बातें स्पष्ट। यानी एक चीज़ और जाने कि उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला राज्यपाल हुई हैं। एक है सरोजिनी नायडू, जो पहली महिला राज्यपाल भी हैं पूरे भारत की, और दूसरी है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। इतनी बातें स्पष्ट हों तो यहाँ से आगे चलें। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे। क्या हम यहाँ से थोड़ी सी आगे आपसे चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्रियों का जो पद होता है वो, यानी हमने आपसे बताया था पहली चर्चा हम करेंगे आपसे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण हमें लगा उसकी हमने चर्चा की, 15-16 मिनट में चर्चा हमारी। दूसरी हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की। तो आइए चलते हैं हम पहले मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक पर। ये इमेज आपको दिख रही है, पहले आ जाइए ब्लैंक पेज पे आप, तो चीज़ें आसान हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 164 है, आर्टिकल 164, ये कुछ कहता है क्या कि जो मुख्यमंत्री होंगे, जो सीएम होंगे, और जो मंत्रियों और जो उसके सीएम के जो सहायक जो मंत्री होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये कह रहा है आर्टिकल 164। किसके तहत? इन्हें शपथ दिलाया जाएगा। ये बात 164 में हो रही है, लेकिन इनके शपथ की जो चर्चा की गई है वो की गई है कहाँ पर? वो की गई है अनुसूची शेड्यूल 3 में। इन्हें जो शपथ दिलाया जाएगा अनुसूची 3 के तहत गोपनीयता का शपथ होगा। यानी जो सीएम होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, जो मंत्री होंगे, ये गोपनीयता का शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत। ये बात 164 में कही गई है। अब देखा जाए जो मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या होगा। जो मंत्री होते हैं ये इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनकी नियुक्ति का आधार क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो मंत्री की जो नियुक्ति होती है उसका आधार क्या है? देखें, जो नियुक्ति का आधार है, पहला आधार इसके पास ये होना चाहिए कि वो जो राज्य के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद या विधानसभा, इन दोनों में से किसी एक का वो सदस्य हो। पहला बात मेंबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कोई भी अगर मंत्री बनना चाहता है तो या फिर विधान परिषद या विधानसभा किसी एक में से वो एक का सदस्य होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी ही बात कर लीजिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है, नहीं तो उसे यह पद खाली कर देना होगा। यानी 2 कंडीशन क्या हुई? पहली कि जो मंत्री किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे बुधई है, एक व्यक्ति है बुधई जो उत्तर प्रदेश के किसी पिछड़े बहराइच में रहता है, बहराइच का रहने वाला एक किसान है। उसे एकाएक योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि आज से आप हमारे मंत्री होंगे। अब उसके पास क्या समस्या है कि वो तो ना विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है। तो इसके लिए ऑप्शन ये बनाया गया है कि अगर ऐसे किसी आप देख रहे हैं बुद्धिजीवी को बनाना चाह रहे हैं मंत्री, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि 6 महीने के भीतर या फिर आप उसे विधान परिषद में सदस्यता दिलाएं या फिर विधानसभा में कहीं उसे सदस्यता मिलनी चाहिए, तभी वो उससे ज़्यादा के कार्यकाल को वहन कर सकता है। ये था कंडीशन किसकी? मंत्री की। पहली। दूसरी चीज़, अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य पहले है तो वह मंत्री बनने की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी रखता है। ये बातें मंत्री के बारे में थी। अब देखिए दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ से बात करें, अब मंत्रिपरिषद, दूसरी चीज़ हमने जो बताई वो क्या जानना है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, COM लिखते हैं उसे, 2 होती है। एक तो होती है स्टेट पे, एक तो होती है सेंटर पे, लेकिन अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी दोनों में
जो स्ट्रक्चर है सेम है। देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद पहला वास्तविक कार्यपालिका होती है, इसे आप जानना है क्या, वास्तविक कार्यपालिका यही है। वास्तविक कार्यपालिका का काम कौन कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद कर रही है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक चीज और जाननी है क्या, कि जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो मंत्रिपरिषद होगा, इसका जो मुखिया होगा, इसके मुखिया होगा सीएम। मुख्यमंत्री इसका मुखिया होगा, इसका प्रधान होगा सीएम। यही कंडीशन आपके स्टेट में भी है, यही कंडीशन आपके सेंटर में भी है। सेंटर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये भी वास्तविक कार्यपालिका होता है, लेकिन यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनका हेड वहाँ पर प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, स्पष्ट। अब ये मंत्रिपरिषद के टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया, तो आइए कुछ और बातें जान लें जो आपको यहाँ से जाननी होगी। देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो अखिलेश थे, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश हुआ करते थे। ये बीजेपी पार्टी के लीडर हैं और इनके साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कौन कौन, एक का नाम है डॉक्टर दिनेश और दूसरे जो हैं उनका नाम है क्या, केशव प्रसाद। ये दो जो है डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये है दिनेश शर्मा और ये है केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये अलग बात है कि ये जो पद है ये संवैधानिक नहीं होता है, जो डिप्टी सीएम का पद होता है, उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है, ये संवैधानिक पद नहीं है। ये एक परंपरा से भारत में चली आ रही है। कुछ राज्य बनाते हैं, कुछ राज्य नहीं बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो जानना है कि जो हमने बताई आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान होता है कौन, सीएम। तो पहला प्रधान यानी पहला सीएम बनने का गौरव जो मिला था वो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत को, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का जो गौरव मिला था वो है आपका नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत। एकदम बातें क्लियर हूँ। अब यहाँ से आगे चलेंगे, तो यहाँ से आगे जैसे हम चलेंगे तो आपसे हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य सचिवालय के बारे में। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, अब तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया है हमने राज्यपाल को। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो हमने आपसे किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और इन दो टॉपिक के बाद दो टॉपिक और हमारे कोटे में है, एक है सचिवालय और दूसरा है महाधिवक्ता। तो आइए सचिवालय की बात करते हैं। आइए राज्य सचिवालय के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेंगे हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने के लिए। आइए ब्लैंक पेज पे आइए। देखिए जो राज्य सचिवालय है इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लें। जी आप देखिए, आ जाइए यहाँ पर। जी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आप देखें, इसमें 3 स्तर होते हैं। इसमें देखेंगे सबसे जो कोई भी कार्यकारी विभाग होता है, जो निर्देशालय जिसे हम कहते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले निर्देशालय की हम बात कर लेंगे। देखिए जो निर्देशालय होता है इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है यहाँ पर पॉलिटिकल व्यक्ति। वो जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो कौन होता है, वो होता है मंत्री। और दूसरा इसके नीचे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, वो होता है सचिव, सेक्रेटरी। और इसके नीचे जो आप देखेंगे सबसे नीचे होता है निदेशालय। ये एक स्ट्रक्चर है निदेशालय। इसका काम क्या है और सचिव का काम क्या है, मंत्री का काम क्या है। तो देखिए जो ऊपर के 2 स्ट्रक्चर हमने ये बताए हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर का काम क्या है, नीति निर्माण यानी विधि का निर्माण करना। जो लॉ होंगे, मेकिंग ऑफ द लॉ यानी लॉ का निर्माण करना, लॉ मेकिंग का काम करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन यानी मंत्री और सचिव। इसके बाद जो निदेशालय आता है, जो निदेशालय है ये जो नीतियाँ इनके द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें क्रियान्वयन करने का काम या लागू करने का कार्य इनका होता है। ये था निदेशालय के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए यानी राज्य प्रशासन में 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, एक तो हो गए मंत्री, दूसरा हो गया सचिव और तीसरा होगा निदेशालय। अब देखिए जो मंत्री होता है यह मंत्री परिषद का भाग होता है और जो सचिव होता है ये सचिवालय का प्रमुख होता है और निदेशालय ये जो आपका होता है ये नीति क्रियान्वयन के लिए बनाई गई है। एकदम बातें क्लियर।
अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग स्पष्ट है यस सर या क्लियर बताइएगा, ठीक है, इससे हमें लगे कि हाँ यहाँ तक बातें स्पष्ट है। अब आते हैं जो सचिवालय हमने बताया कौन सा, जो सचिव का पद होता है, जो सचिवालय का सबसे प्रमुख होता है, उस पद के बारे में कुछ जान लें। जितने आपकी जान के लिए महत्वपूर्ण है वो हम आपको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आप निस्संदेह रहें। देखिए जो मुख्य सचिव होता है ये क्या होता है, सचिवालय का जो सचिव होता है या मुख्य सचिव होता है ये होता कौन है, ये जो राज्य कैडर होता है वहाँ का जो आईएएस होता है, सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ही वहाँ का मुख्य सचिव होता है। कौन सा, जो राज्य कैडर के जो आईएएस वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है वो होता है क्या, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। अब एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो ये सचिव होता है इसे कहा जाता है, चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कहा जाता है प्रशासन की धुर्री, यानी प्रशासन के धुरी कहा जाता है और प्रशासन के केंद्र में इसे माना जाता है कि अगर ये है तो प्रशासन अच्छा होगा। ये थी सचिवालय के बारे में बात। अब हमने किसकी किसकी बात कर ली आपसे, सचिवालय के बारे में आपको जानना है कि सचिवालय का हेड कौन होता है, एक आईएएस होता है वरिष्ठतम जो सचिव मुख्य सचिव कहलाता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई तो यहाँ से हम एक कदम आगे चले। देखिए अब तक की बात फिर बताते हैं क्या क्या हमने बताया। यूपी पे जब हम चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में तो हमने आपको बताया राज्यपाल के बारे में। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई, दूसरी हमने बताई मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्लस सीएम के बारे में। तीसरी चीज़ हमने इसी वीडियो में आपको बताई सचिवालय के बारे में जो अभी हमने बताया। अब हमारे पास बता हुआ है एक और पद जो है क्या, जो है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का पद। तो आइए इस पद की भी हम चर्चा कर लेते हैं, पूरी गरिमा को बनाए हुए इस पद की भी हम चर्चा करते हैं। देखिए जो महाधिवक्ता होता है पहले ये जान लीजिए कि ये होता कौन है, किस अनुच्छेद के तहत होता है। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो एक आर्टिकल संविधान में है जिसका नाम है 165, आर्टिकल 165 के तहत ये कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अच्छा तो यहाँ पे केंद्र की भी बात कर लें। केंद्र का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो होता है आर्टिकल 76 के तहत, 76 में बात की गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। भारत के महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी की बात की गई है आर्टिकल 76 में। और 76 जो है और वर्तमान में महान्यायवादी है कौन, ये है मुकुल रोहतगी, नाम आपको बता दे रहे हैं, मुकुल रोहतगी। कहाँ के, ये इंडिया के हैं, हम उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहे हैं, हमने केवल आपको व्यापक रूप में बताया। भी अब यूपी के अंदर हम बात चलते हैं। ये था कौन, ये था महान्यायवादी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी हैं आर्टिकल 76 के तहत। अब बात करेंगे हम महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्ति करता है इनकी राज्यपाल, ये हमने आपको बताया। अब देखिए इनकी जो योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, क्या इन पे प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होता है। जैसे हमने राज्यपाल को बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, क्या इन पर भी प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं कि राज्यपाल जब चाहे सोते जागते उठते बैठते जब उसकी इच्छा हो गई कि चलो यार आज गेम खेलते हैं और महाधिवक्ता को आज हटा के दूसरा महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं, बिल्कुल वो कर सकता है, तुरंत कर सकता है। और दूसरी चीज़ इनके नियुक्ति का आधार क्या होता है ये जान लीजिए कि कौन है जिन्हें महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे दो मुख्य रूप से शर्तें हैं और एक तीसरी शर्त भी है जो अनिवार्य है, वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण है, ये तो पहली अनिवार्य शर्त है, इनके अलावा जो दो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली उनमें से शर्त है या दूसरी हम लिख दें, दूसरी शर्त है जो पहली भारत का नागरिक हो गया, दूसरा कौन सा है 10 वर्ष का न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। वो 10 वर्ष जो न्याय का कार्य है, जो न्यायिक कार्य है उससे जुड़ा हो, या ये काम कर रहा हो, या फिर दूसरा जो शर्त है और कह रहे हैं 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में महाधिवक्ता रहा हो या अधिवक्ता के पद पर रहा हो।
ये 3 शर्तें होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए। कौन कौन सी? पहली कि वो भारत का नागरिक हो, कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी चीज कि वो 10 वर्ष न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? तीसरी शर्त ये है कि 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। इसमें से 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन सी? एक तो पहला भारत का नागरिक हो, या दूसरा और तीसरे में से कोई एक। ये 2 प्रमुख शर्तें हैं या योग्यता है किसकी? महाधिवक्ता बनने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और देख लें कि जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं उनका नाम क्या है? आप अब तक इमेज एक देख रहे थे, उस इमेज में आप परिचित हैं। अगर नहीं परिचित हैं तो परिचय कराने के लिए हम तो हैं। इनका नाम है, ये है राघवेंद्र सिंह। यह राघवेंद्र सिंह, यही राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, जो 2017 से ही अभी तक बने हुए हैं, जब से सरकार है तब से। अब देखिए इनके कार्य क्या होते हैं, ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि ये कौन सा कार्य करते हैं। पहला इनका कार्य होता है कि जितने भी विधिगत विषय होते हैं, जहां पर लॉ की विशेषता की आवश्यकता होती है, वहां पर ये राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करते हैं। जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, उन्हें ये सलाह देते हैं। कैसे? विधि संबंधी कार्यों में, जो विधि से रिलेटेड वर्क होते हैं, वहां पर चूंकि इनके पास विशेषज्ञता होती है, वहां पर राज्यपाल को सलाह देते हैं। ये पहला काम है। दूसरा, ये जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष होता है, जो तर्क होता है, इस तर्क को ये रखते हैं कहाँ पर? कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जो हाई कोर्ट होता है, इस हाई कोर्ट में सरकार के पक्ष को रखने का काम करते हैं कौन? महाधिवक्ता। तीसरा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक गलती आप लोग करते हैं, कि जो राज्य की जो राज्यसभा जो राज्य का विधान परिषद या विधानमंडल होता है, इन दोनों की बैठकों में ये भाग लेने का हक इनके पास होता है, दोनों में। और साथ ही साथ बोलने का भी अधिकार होता है, लेकिन ये केवल मतदान नहीं करते। ये आप ध्यान रखिएगा कि मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन उसमें भाग लेने और बोलने का अधिकार इनके पास होता है, दोनों बैठकों में। ठीक है, दोनों बैठकों कौन? विधान परिषद या विधानसभा, दोनों में। यानी ओवरऑल करें एक साथ तो विधानमंडल में भाग लेने का इनके पास अधिकार होता है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। आइए, जितनी हमने आपसे डिस्कशन की उतनी की पहले पीपीटी देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में हमने जो उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटी वाला सेशन है, इसकी जब डिस्कशन की हमने चर्चा आपसे शुरू की है, तो हमने आपको सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश के प्रशासन को 3 भागों में बांटा। एक कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हमने बताया कि हमें चर्चा कितनी करनी है। हमें चर्चा करनी है सबसे पहले राज्यपाल के बारे में, उसके बाद हमारी चर्चा किसके बारे में होगी? मंत्रिपरिषद की, फिर सचिवालय, और फिर हमने महाधिवक्ता। इन 4 स्ट्रक्चर पर हमने चर्चा आपसे की। उसके बाद विधानमंडल जो दूसरा पार्ट होता है, उनमें राज्यपाल शामिल होता है, और विधानसभा और विधान परिषद 2 अलग स्ट्रक्चर। इसकी भी हम बात अगले वीडियो में लेकर आएंगे, वहीं पर हम न्यायपालिका की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हम बता रहे हैं। इसके बाद आइए आगे हम बात करेंगे जिसकी, वो टॉपिक कौन सा है? वो है इसके बाद ठीक का टॉपिक। सबसे पहले हम यहीं पर डिस्कशन करेंगे राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या राज्यपाल के लिए आवश्यक है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात क्या है राज्यपाल का? ये राज्यपाल जो सदन का अधिवेशन होता है उसे आहूत करता है, साथ ही साथ सत्रावसान भी करने का कार्य राज्यपाल करता है, दोनों सदन का विघटन करता है, बजट को निम्न सदन में रखवाने का कार्य करता है, और कोई विधेयक है उसे स्वीकृति देता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का कार्य भी राज्यपाल करता है। यही चीज़ें आप देखेंगे सेंटर के संबंध में ये काम राष्ट्रपति का होता है। कार्यपालिका प्रमुख की हम बात करेंगे, जो कार्यपालिका की हमें बात करनी है, वहाँ पे सबसे पहले हम राज्यपाल की बात की। तो राज्यपाल में हमने बताया कि राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा काम है राष्ट्रपति के लिए सिफारिश करता है, राष्ट्रपति शासन के लिए।
और ये राष्ट्रपति शासन के लिए उसे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपने विवेक से कार्य करता है, यानी ये उसकी एक शक्ति ऐसी है जो विवेकाधीन है। और जब ये राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करता है, ये भी इसका विवेकाधीन शक्तियां हैं, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय वो वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य का प्रथम नागरिक ही होता है, और जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका एक कुलपति होता है। इतनी बात हमने बहुत पहले से आपसे डिस्कशन में की। इसके बाद कुछ जो पॉइंट छूटे हैं उसको भी हमने आपको बताया, जैसे राज्यपाल के कार्य हमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिए थे, जिनको यहाँ पे आपको इसीलिए पीपीटी बनाई जाती है, कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो डिस्कशन के दौरान स्लिप हो गई हो तो उसे यहाँ से कवर हो जाए। अब देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 साल के लिए, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल भी कुछ लोगों को नियुक्ति करते हैं, जैसे महाधिवक्ता हो गए, लोकायुक्त हो गए, राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हो गए, ऐसे पदों की ये नियुक्ति करते हैं। और ये देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ और बताया, जो प्रथम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के वो सरोजिनी नायडू हैं, और प्रथम महिला राज्यपाल भी होने का गौरव इनको मिला है। और दूसरी जो वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये दूसरी महिला राज्यपाल हुई हैं। अगर राज्यपाल के बारे में यहीं पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम बता दें, जो यूपी के राज्यपाल के बारे में आपको जानना है तो उसे आप देख लें कि वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें और आपके लिए हो सकती हैं। पहले देखिए राज्यपाल हमने आपको यहीं पे बताया कि जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है वो है सरोजिनी नायडू। ये बात हमने आपको बताई। ये हमने ये भी बताया कि 1924-25 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कानपुर में, वहाँ पर ये क्या बनती हैं, अध्यक्ष बनती है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ जानना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, और उत्तर प्रदेश की दूसरी हैं, पहली उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और वो वर्तमान राज्यपाल भी हैं, और इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो राम नाईक। इतनी बातें हमने की, लेकिन यहाँ पे हमें आपसे ये बताना था कि जो उत्तर प्रदेश हैं यहाँ पर जो सर्वाधिक बार राज्यपाल हुए हैं उनमें 2 नाम आपको मिलेंगे, यानी सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने का गौरव 2 लोगों को मिलता है। एक है मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी ये 2 बार होते हैं, एक बार 1996 में राज्यपाल बनते हैं और दूसरी बार 1998 में। तो इन्हें 2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होने का गौरव मिलता है। दूसरे एक और नाम है BL जोशी। तो आप ध्यान रखिए ये 2 नाम अगर आपको मिले तो ये उत्तर प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बनने का गौरव इन्हें मिला है। अब आइए आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ तक हमने आपसे बात की थी। यहाँ पे बात में हमने आपको ये भी बताया था कि राज्यपाल के पद और राज्यपाल के कार्य क्या हैं, ये सब बातें हमारी आपसे हो चुकी हैं। आइए अब बात करेंगे हम मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है। हमारा मुख्य टॉपिक मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है? आर्टिकल 164 कह रहा है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को शक्ति दी गई है। और क्या है, इनको जो शपथ दिलाई जाएगी गोपनीयता की शपथ होगी अनुसूची 3 के तहत। ये बात आर्टिकल 164 में है। और उसके बाद देखिए मंत्रियों की नियुक्ति का जो आधार होगा, हमने बताया कि 2 आधार होते हैं। पहला कि वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, अगर नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता ले ले, तभी वो मंत्री बन सकता है। जब मंत्री होते हैं ये मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसे मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधान या प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। और यही चीज़ राज्य के अलावा जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, सेंटर के संदर्भ में भी होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वहाँ का जो प्रधान होता है उसे PM कहते हैं। और पहली बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव आपको जवाहरलाल नेहरू को मिला। ये तो जग जाहिर है, एक एक बंदे को पता है। आइए इसके बाद हमने आपसे बात की राज्य सचिवालय के बारे में। राज्य सचिवालय में हमने बताया कि एक स्ट्रक्चर हमने आपको ये बनाया था, आपको याद होगा। यहाँ पर हमने बताया कि जो मंत्री होता है ये राजनीतिक व्यक्ति होता है, ये जो राज्य का जो कार्यकारी विभाग है इसका सबसे प्रमुख होता है। अब दूसरी चीज़ आप एक चीज़ देखिए, दूसरे पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति, जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है वो सचिव होता है। और मंत्री और सचिव ये दोनों मिलकर नीति निर्माण का कार्य करते हैं, और जो निदेशालय होता है ये नीति क्रियान्वयन का कार्य करता है। यानी राज्य के प्रशासन में 3 अंग हो गए महत्वपूर्ण, कौन? और मंत्री, सचिव और निर्देशालय।
अब राज्य के सचिवालय में हमने और आपको बताया कि जो मंत्री को प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए एक विशुद्ध निकाय बनाया गया है। एक ऐसा निकाय है, प्रशासनिक निकाय है राज्य सचिवालय, जो मंत्रियों को सहायता के लिए और उनको जरूरत आवश्यकता अनुसार परामर्श देने के लिए बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो IAS अधिकारी होता है, राज्य का वरिष्ठतम IAS अधिकारी, उसे बनाया जाता है। और ये प्रशासन की धुरी कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रशासनिक सहायता देता है, प्रशासनिक परामर्श देता है, और उसी लिए ये संस्था ही गठित की गई है। इतनी बातें के बाद हमने आपसे बात की थी महाधिवक्ता के पद के बारे में। महाधिवक्ता की बात हमारी आपसे हुई। महाधिवक्ता के बारे में हमने बताया कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनकी योग्यता के लिए 2 विशेषताएं बताई। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्या? 10 वर्ष से अधिक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या 10 वर्ष से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। ये 2 विशेषता होनी चाहिए। तीसरी चीज के कार्य क्या है? ये जो विधिगत विषय होते हैं उस पर राज्यपाल को सलाह देने का कार्य पहला इनका है। दूसरा, विधि संबंधी कार्य का भी सलाह देते हैं। तीसरा करते हैं राज्यपाल के जो राज्य सरकार का जो पक्ष होता है, जो तर्क होता है, जो इनका जो तार्किक पक्ष होता है, अपने जो पक्ष रखना चाहते हैं राज्यपाल कोर्ट में, उनके पक्ष को रखने का जो लीड करते हैं वो करते हैं क्या? महाधिवक्ता। सदन की दोनों बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता। ध्यान रखना है कि मतदान करने का अधिकार इसे नहीं है। भाग दोनों सदनों की दोनों बैठकों में लेने का अधिकार है, और साथ ही साथ बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। अब एक चीज और ही जान लें, जब हम सचिव की बात कर रहे थे तो हमने आपको मुख्य सचिव को बताया नहीं कौन मुख्य सचिव है इस समय। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य सचिव है वह है राजेंद्र कुमार तिवारी। राजेंद्र कुमार तिवारी ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके पहले श्री अशोक सेन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाधिवक्ता के बारे में आपको जानना होगा कि महाधिवक्ता कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बताया था क्या? राघवेंद्र सिंह है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह है, और ये 2016 से ही है। और इतनी बातें अगर आपको स्पष्ट है तो और हमने क्या बताई, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। फैक्चुअल चीज़ों में और हमने क्या आपको बताई? हमने आपको ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश का, अच्छा एक बार हम जितनी चीज़ें बताएं उन सभी फैक्चुअल चीज़ों की बहुत तेज़ी से समरी कर देंगे, लेकिन महिला CM के लेकर एक थोड़ी सी आपको अपडेट करनी होगी कि CM को हमने बताया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे पहले, लेकिन जो महिला CM थी वो कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM होती हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को यह गौरव मिलता है। और दूसरी बात देखिए कि भारत की प्रथम महिला CM भी है। राज्यपाल में भी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बन रही हैं, वही भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल हो रही हैं। और दूसरी जो उत्तर प्रदेश की पहली CM बन रही सुचेता कृपलानी, वही भारत की भी प्रथम CM बनने का गौरव उन्हें मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो सुचेता कृपलानी के बाद जो दूसरी मुख्यमंत्री बनी है वो है मायावती। मायावती सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का इन्हें गौरव मिला है। अब तक टोटल 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगर इस बार भी गठजोड़ की सरकार चली होती या अखिलेश भैया और मायावती बुआ वाली, तो हो सकता था ये 5वीं बार भी ये गौरव इनको मिलता, लेकिन ये गौरव उन्हें हासिल नहीं हो पाया और वर्तमान मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी से। और उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी CM बनाए गए या जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डॉक्टर दिनेश शर्मा। इतनी बातें हमने आपको बताई। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री का गौरव मिला वो किनको मिला? बताया पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एक चीज और, जो प्रथम डिप्टी CM बने वो कौन बने? क्योंकि डिप्टी CM की हमने बात की, डिप्टी CM प्रथम बनने वाले हैं चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह को ये गौरव हासिल हुआ है। इतनी बातें स्पष्ट, बहुत तेजी से एक बार जितनी चीज़ें बताएं उसका रिवीजन करेंगे और वाणी को देंगे विराम, चूँकि 44 मिनट हो गया आप जो पिछले पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले
राज्य के राज्यपाल से संबंधित हमने बताया कि सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बन रही हैं। ये प्रथम महिला राज्यपाल भारत की भी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी हैं। उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल बन रही आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की। उसके बाद वर्तमान आनंदीबेन पटेल है, इसके पहले राम नाईक थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यपाल बनने का गौरव मिल रहा है डॉक्टर शफीक कुरैशी और BL जोशी को, दोनों दो बार बन रहे हैं। ये चीज़ें हमने बताई। उसके बाद मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ जो फैक्ट हमने बताया कि प्रथम मुख्यमंत्री बन रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंडित, और दूसरी बात ये पटेल के भाई थे। अब देखिए, अब आगे देखें, जो एक पटेल हुआ करते थे गुजरात में, उनके भाई हुआ करते। आगे देखें, इसके बाद उप मुख्यमंत्री का जो ओहदा सबसे पहले मिल रहा है वो मिल रहा है चौधरी नारायण सिंह को, और प्रथम महिला CM होने का गौरव मिल रहा है सुचेता कृपलानी को। और ये भारत की भी प्रथम महिला CM है, और सुचेता कृपलानी के बाद दूसरी महिला CM बनने का उत्तर प्रदेश का गौरव मिल रहा है किसको? मायावती को। और उत्तर प्रदेश में मायावती सबसे अधिक बार 4 बार CM बन चुकी हैं। वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ हैं। 2 डिप्टी CM रखे गए हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक डॉक्टर दिनेश शर्मा। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के कौन है? आपको हमने बताया कि राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। ये वर्तमान IAS हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम IAS, और यही मुख्य सचिव हैं। महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह। तो इतनी बातें आज हमने अपने वीडियो में की जिसे आपको जानना महत्वपूर्ण था। तो हम रुकेंगे यहीं पर अपने इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों निवेदन है आपसे कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हों उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे यहाँ पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो सके और जहाँ पर आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें आपको और अपडेट करनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके फैलाइए, जिससे हम अपनी 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे, पहली क्वालिटी और दूसरी क्वांटिटी, डबल Q पे ध्यान देंगे और इसको हम और अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।